नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज देश में एक ही सवाल है, क्या परिसीमन को लेकर जो संशोधन है क्या वो पारित होगा। सवाल यह है कि क्या परिसीमन के बाद जो आयोग गठित होगा क्या उसके लिए जनगणना जरूरी नहीं होगी, क्या यह संशोधन पारित होगा और क्या इन सबके बीच में 33% महिला आरक्षण को लेकर जो सवाल है कि अगले इलेक्शन में जो भी होगा वह लागू होगा, क्या उसकी राह आसान होगी या फिर मानकर चलिए 2/3 बहुमत के लिए या तो सबको साथ आना पड़ेगा या यह बिल बहुमत से दूर हो जाए। और अगर बहुमत से दूर हुआ तो क्या देश की महिला आबादी उस 33% आरक्षण से कम 5 साल के लिए दूर हो जाएंगी, जिसका सपना शायद वो अगले 2 से 2.5 साल में होने वाले इलेक्शन के दौरान देख रही है। क्या वाकई में परिसीमन के बिना महिला आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता और क्या परिसीमन वाकई में जनगणना के बिना मुमकिन नहीं है। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं या महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए वर्तमान में भी कुछ ऐसा है जिसमें परिसीमन ना हो, आयोग का गठन ना हो, जनगणना की जरूरत ना हो, लेकिन इसको लागू कर दिया जाए क्योंकि इसके पक्ष में पूरा देश है और हर पार्टी है। तो फिर विरोध कहां तक जाएगा, आज बात इसी मुद्दे। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. क्या वाकई में नारी शक्ति पर राजनीति हो रही है या नारी शक्ति को आरक्षण देने के नाम पर लोकसभा सीटों का परिसीमन करने की तैयारी हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत प्रहलाद जी आपके साथ, जरा इसको एक बार क्लियर कीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले ही पारित हो चुका है, बहुमत से पारित हो चुका है। क्या 33% आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है क्या, और परिसीमन के लिए क्या जनगणना होना जरूरी है? ये तीनों क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जनगणना तो होना जरूरी है, ठीक है, और नारी शक्ति के लिए जहाँ तक आरक्षण की बात है, राज्यसभा और जो लोकसभा है उसमें जिस हिसाब से देश की पॉपुलेशन है उस हिसाब से परिसीमन भी होना चाहिए और नारी का आरक्षण भी होना चाहिए। ये तो लोकसभा राज्यसभा में तो अब होने जा रहा है। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे नवंबर 2025 में ही महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा चुका पूरे इंडिया में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2025 को 30 नवंबर जाएंगे। पंचायत राज के अंदर वैसे ही आरक्षण लागू है। पंचायत राज क्यों, अब तो महिलाओं का आरक्षण हमारी जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जो पूरे इंडिया की जो स्टेच्यूटरी बॉडीज है, हमारी वकीलों की जो संस्था है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी आवश्यकता समझी और आवश्यकता समझते हुए 30% आरक्षण जो आज 24 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 20 राज्यों में हो चुके हैं और हमारे राजस्थान में 22 अप्रैल को होने जा रहे हैं, उसमें आज की तारीख में 7 महिलाओं को 25 सीटें हैं टोटल पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में हर स्टेट में 25 सीटें हैं और 25 सीटों पे घमासान। एक सेकंड, मैं आपको इस डिलिमिटेशन वाली बात पे आ रहा हूँ। मैं आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। डिलिमिटेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि अब जो 25 सीटें तो सन 1961 में हमारा एडवोकेट एक्ट बना था, उसके सेक्शन 3 में 5000 वकीलों पे 10 मैं वापस आता हूं सर आपके पास। आप थोड़ा बार काउंसिल से बाहर आइए सर। मैं आपसे इस पर बात कर रहा हूं सर, जो देश के अंदर परिसीमन है उसकी तरह बात कर रहा हूं। जो लोकसभा में डिलिमिटेशन होना क्यों जा रहा है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्योंकि जब 25 सीटें में हमारे 7 सीटें महिला आरक्षण में दी गई तो वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए डिलिमिटेशन में जब 850 के करीब जब लोकसभा में सीटें होने जा रही है, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन भी जरूरी है। जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी अपने पास इतना डेटा तो है कि हम आर्टिकल 80 और 81 भारत का संविधान इस लोकसभा को पावर देता है कि वो अगर चाहे तो डिलिमिटेशन भी कर सकती है, चाहे महिलाओं को आरक्षण भी दे सकती है। वापस उनको अधिकार है। आऊंगा वापस आऊंगा। तो इसलिए सिंह जी,
डिलिमिटेशन आवश्यक है। अरे सर, आवश्यक तो पता नहीं क्या क्या है, 2001 से नहीं हो रहा है, होना चाहिए ना। इसीलिए अभी जो हम कर रहे हैं 1971 के हिसाब से कर रहे हमेशा हैं। ऐसा चलता रहे। बात ये है ही नहीं सर, भाई हमेशा ऐसा बात ये है ही नहीं। भाई मैं आपसे मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे लीगल एडवाइस चाहता हूं। लीगल एडवाइस आर्टिकल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि बार काउंसिल के लिए क्या नियम बने हुए, फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, पीछे से क्या हो रहा है। मैं बेसिक सवाल फिर कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या वर्तमान में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है? क्या वर्तमान स्थिति में जो माननीय राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं, वहां 545 है, क्या इन पर सीधा महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता? नहीं, इनमें सीधा महिला आरक्षण करने से भी पब्लिक का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए परिसीमन भी जरूरी है। ये छोड़िए ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या इस पर लागू हो सकता है, नहीं हो सकता? कोई कानूनी बाध्यता है? नहीं, कानूनी बाध्यता तो नहीं बस है, इतना ही पूछ रहे हैं जनता की डिमांड के अनुसार। अरे सर, अब डिमांड के हिसाब से तो आप पता नहीं क्या क्या करेंगे। भारत का संविधान जब इस चीज की बात मैं रिक्वेस्ट के साथ ही रोक रहा हूं सर आपको। एकलव्य सिंह का संविधान का एकलव्य सिंह जी, तीन अलग अलग चीजें भाई। सारी पार्टियां ये कह रही हैं, सारी पार्टियां, कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, और जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था तब एक मत के साथ यह पारित हुआ था। अब मेरा सवाल यह है कि अगर परिसीमन करने की बात देश में हो रही है तो परिसीमन के लिए आपको जनगणना करानी पड़ेगी। अब बिना जनगणना कराए आप परिसीमन करना चाहते हो, और एक संशोधन इसलिए ला रहे हैं कि जो जनगणना है उसको हम इससे दूर कर दें, और फिर जनगणना कराने के इतर हम परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, और सीटें बढ़ा के फिर उसमें हम महिला आरक्षण देंगे। क्या ये जरूरी है कि हम वर्तमान स्थिति में आरक्षण नहीं दे सकते? वर्तमान स्थिति देखिए सर, एक मिनट, एकलव्य जी। देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझना आवश्यक है। देखिए, जब एक नॉर्मल आरक्षण की भी जब बात होती है ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार सामान्य वर्ग जो होता है वो कभी कभी इस आरक्षण के इश्यूज को लेके असंतुष्ट हो जाता है कि हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिल सकती हैं उतनी नहीं मिल पा रही आरक्षण की वजह से। उसी तरह से आप सामान्य वर्ग मतलब महिलाओं को आप सामान्य वर्ग में नहीं डालते? बिल्कुल मानता हूँ विजेंद्र जी, मैं नॉर्मल आरक्षण से अब महिला आरक्षण पे आ रहा हूँ। तो उसी तरह से जब ये महिला आरक्षण की बात हो रही है तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, जो अपॉर्चुनिटी, जो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ, और मैं ये मतलब मान भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि इसमें राजनीति है, और राजनीतिक समझदारी है। क्योंकि देखिए, पुरुष अगर 543 सीट्स में से ही आरक्षण दे दिया जाता है तो पुरुष वर्ग में जो एक असंतुष्टि हो सकती है कि भाई हमारे शेयर में से इतना शेयर चला गया अचानक से, तो इसका, और महिलाओं को वो आरक्षण भी देना है जो कि उनका अधिकार है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए तो परिसीमन जरूरी है, तभी जाके 850 सीट होंगी, और अगर उसमें से 33% अगर महिलाओं को दिया जाता है तो महिलाओं को वो अधिकार भी मिलता है, और पुरुष वर्ग में भी वो असंतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उनकी लगभग उतनी सीट्स जो कि आज जेनरिक लड़ाई मतलब इलेक्शंस के लिए जो अवेलेबल रहती हैं वो अवेलेबल रह जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान के उदाहरण के तौर पर अगर 200 में से हम 66 सीटों को रिजर्व कर दें महिला के लिए, और उसको भी जैसे सामान्य वर्ग की जितनी सीटें उनमें 33%, ओबीसी के लिए जितनी सीटें हैं 33%, एससी एसटी के लिए जितनी सीटें अभी रिजर्व है उनके अंदर 33% दे देंगे, तो पुरुष प्रधान समाज के अंदर असंतोष आ जाएगा। बिल्कुल, उनको ऐसा लगने लगेगा कि भाई उनका करियर खत्म हो गया। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं तो 543 सीट्स में क्यों नहीं दिया गया? अरे सर, वही तो पूछ रहा हूं। इसीलिए अगर मानिए आज ये परिसीमन को लेकर जो संशोधन है अगर गिर जाता है, देखिए विजेंद्र तो जी, मान लें कि भाई जब तक जनगणना नहीं होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग नहीं होगा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट नहीं होगी, रिपोर्ट के बाद वहां पर सबके ऑब्जेक्शन नहीं होंगे, ऑब्जेक्शन के क्लियरेंस के बाद गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा, और उसके बाद जब कोई इलेक्शन नहीं होगा तब तक आरक्षण नहीं होगा। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी एक सेकंड, चलिए मान लेते हैं कि 543 सीट्स पे ही दे देना चाहिए जी, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, तो उसमें भी किसी सेंसस का डेटा तो लेना पड़ेगा। 2011 है हमारे पास, तो 2011 के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन किया जाएगा ना, तो जो अभी सारे पार्लियामेंट में एक जो डिबेट चल रही है ना साउथ इंडियन स्टेट्स की, तमिलनाडु की सीट्स 29 हो जाएंगी और बंगाल की 30 हो जाएंगी। मैं डीलिमिटेशन का सवाल ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माहौल पूरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बनाया जा रहा है। मैं डीलिमिटेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो,
मेरा कंसर्न यह है कि अगर डीलिमिटेशन नहीं हो रहा है तो क्या आरक्षण 5-7 साल नहीं मिलेगा, और क्या वर्तमान स्थिति में आरक्षण नहीं हो सकता? मेरा बेसिक सवाल है। देखिए विजेंद्र जी, मैंने तो आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी बताई दी। जो मुझे लगता है वो यही है कि जो बाकी का वर्ग आपको लगता है पुरुष प्रधान समाज की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए? बिल्कुल ठीक है। निमिषा गौड़ जी, मानिए मैम, एक बार के लिए मानिए, अगर बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, और यह कंफर्म है देना चाहती है क्योंकि कानून आ गया है। अब मेरा कंसर्न है कि वो कब देना चाहती है? अगर परिसीमन को लेकर जो बिल है अगर वो गिर जाता है तो क्या अपनी प्रतिबद्धता के साथ जो 33% अभी वर्तमान स्थिति है उसमें हम आरक्षण के बारे में सोच सकते हैं, लोकसभा के अंदर भी और राज्य विधानसभा के अंदर भी, और आगामी जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां का हम इसको देख सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगी शुभ शुभ बोलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो संसद से, और पास हो, मैम, पास हो चुका है। हो, और अभी लागू होने के लिए जो टेक्निकल हमारी जो रूल रेगुलेशन सारे रूल्स आ रहे उसको भी पूर्ण बहुमत के साथ वो प्लेटफॉर्म पर आए, पास तो हो ही चुका है। और अब जो इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निकल एरर्स है उनको हटा करके त्वरित जो लागू करने का प्रोसेस हो रहा है वो भी पार्लियामेंट में हो, ये ध्वनि मत से सभी के साथ सहमति से पारित हो, क्योंकि पूरे भारत की महिलाएं देख रही विजेंद्र जी, महिला विरोधी मानसिकता अब पूरा भारत देख रहा है, और जो नहीं करेंगे उनका भी सामने कर अच्छा मुझे बताइए, जब इसको संसद में पास किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, तो कितने % वोट इसके पक्ष में पड़े? 2/3 बहुमत से नहीं, पास ये तो अभी की बात हो रही है। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास किया गया था, आपको पता है सबने एक मत से पारित किया था। बिल्कुल, सबने एक मत से, बहुमत से पूरे पास देश की हुआ संसद था। के अंदर तो आज भी हम देखिए, सबने एक मत से पारित किया। एक चीज समझनी होगी हमें विजेंद्र जी, 1976 से लेकर के 2026 तक संसद की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। 76 और 2001 ऐसे करके फ्रीज कर दिया गया था। प्लीज आप कंप्लीट तो करने दीजिए मुझे। 26 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। 2001 में फिर उसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। अब सीट्स बढ़ भी रही है, तो इसी के साथ रिजर्वेशन वीमेन का आ रहा है तो आने दीजिए ना। कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं सबके लिए। देखिए तीन अलग देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, 33% आरक्षण इस देश में लागू हो गया है। अब मेरा कंसर्न ये है कि भाई अगर आपको परिसीमन करना है तो अभी तक के राइडर ये है कि पहले जनगणना होगी और जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो परिसीमन करेगा। विजेंद्र जी अब प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट फर्स्ट। जी मुझे एक बार देखिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। आज मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी विनती है कि सभी अपने दुराभाव छोड़े, और ये हम सबके लिए है, हर नारी शक्ति के सम्मान के लिए है। आज जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो जोर से बोल रहे हैं, एक परिवार की परिधि से तो बाहर निकली है। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में कहा था ना, हटा भी दिया गया, कहा था ना अब होगा न्याय। 40% उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया था यूपी में, सभी की जमानत जब्त हुई थी विजेंद्र जी। तो अब पूरे वंदन के साथ इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट होने दीजिए। जनगणना तो चालू हो चुकी है। निमिषा मैम, देश में इस वक्त जनगणना हो रही है या नहीं हो रही है? चालू हो चुकी है। कितने वक्त लगेगा मैम? कमीशन भी आने दीजिए, सेंसस 2011 वाला चल जाएगा, लेकिन चलेगा मतलब टेक्निकली इसको नियमावली में किया गया है। और अब जो ध्वनि मत से संसद में इसको इम्प्लीमेंटेशन का जो प्री प्रोसेस किया गया है उसमें सभी सहयोग करें। आज आप कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से में आपत्ति है, तो आपने तो हर समय राष्ट्र विरोधी कार्य किए। इन्होंने तो किसने कहा मैम? देखिए कई बार ही कह रहे 540 पुरानी सीट्स पर ही करिए। किसने जताई? देखिए इन्होंने कहा ना कि नहीं आप सीट मत बढ़ाइए, जितनी सीटें उन्हीं पर करिए, पहले कराइए। देखिए आप आज तक जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होता है, जनगणना के पश्चात ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आप सुनिए विजेंद्र जी, जब धारा 370 हटाई तब इन्होंने विरोध किया, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया, जीएसटी का इन्होंने विरोध किया। जब राष्ट्र हित में भारत आगे बढ़ा है तब कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनी प्रदर्शन किया है। इधर हमारे सैनिक लड़ते रहे और ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगते रहे। चल गए? मैं कह रहा हूं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बहुमत से पास किया गया था, ध्वनिमत से, सबने ध्वनिमत से पारित किया। आज जो उसको लागू करने की, उसके क्रियान्वयन के जो रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उसको भी पास होने दीजिए। प्रतीक, मैं फिर कह रहा हूं
देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, ध्वनि मत से पारित हो चुका है। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं महिला विरोधी चेहरा है इनका। क्या वाकई में अगर 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर अगर इस देश के अंदर सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, सैकड़ों योजनाएं, और वो सारी योजनाएं 2011 के सेंसेक्स के आधार पर ही चल रही हैं, तो मुझे बताइए, अगर ऐसा हो रहा है और उसी के आधार पर परिसीमन भी हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? विजेंद्र भाई, सितंबर 2023 के अंदर नारी वंदन अधिनियम पास हो गया था। आपने और हमने यहाँ पे जमकर बहुत सारी डिबेट की थी। हमने तब भी संसद में भी बोला था, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और यहाँ आपकी चर्चा में भी, कि आप इसको तुरंत लागू क्यों नहीं करते। तो बीजेपी के प्रवक्ता आकर के बहुत जोर जोर से बोलते थे, अरे अभी करा देंगे जनगणना, ये 26 में जनगणना चालू हो जाएगी, 27 में डिलिमिटेशन हो जाएगा, 29 में दे देंगे। याद है ना आपको? यही कहते थे, यही कहते थे। और अब क्या कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा 29 तक। तो ये अपनी बात को बार बार खारिज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बिल का नाम रोक रहा हूं, अपनी बात पूरा कीजिए। उस वक्त तो मुझे ये भी याद है कि कांग्रेस भी ये कह रही थी कि ये तो दूर के ढोल हैं, तो दूर के ढोल कब लागू करेंगे। नहीं हो रहे, अब लागू कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने ये बोला था, आप स्पीच सुन लेना, मैं मेरी पुरानी डिबेट आपको भेज दूंगा, आपके पास भी है, वो देख लेना। हमने ये कहा था कि आप इसको तुरंत लागू करिए, 2024 के लोकसभा चुनाव तक। राहुल गांधी जी की स्पीच भी आपको भेज दूंगा, उन्होंने भी यही कहा था। इन्होंने बोला नहीं, हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद में हम देंगे। अब दूसरी बात ये, इस बिल का नाम है डिलिमिटेशन बिल 2026, और इस बिल में इतनी खामी है, जैसे इन्होंने इस बिल के अंदर 170 क्लॉज ए तो इन्होंने अमेंड ही नहीं किया, और 170 ए ये कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 50% बढ़ाने की बात करेंगे, जो इस बिल में कहीं नहीं है, यूपी के अंदर जो कहीं यूपी में 600 प्लस हो जाएगी, तो फिर आप वापस से अमेंडमेंट लेकर के आएंगे क्या? तो ये इतनी जल्दीबाजी में, और इसके अंदर भी जो बोल रहे हैं ना कि 50% दे देंगे, दक्षिण के राज्यों को मिल जाएगा, इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका क्लॉज 8 ये कहता है, द कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसर फिगर एंड हैविंग रिगार्ड टू द प्रीवियस ऑफ द आर्टिकल 81, 82, 170 सब क्लॉज बी। लेकिन 81 और 82 को तो संशोधित किया जा रहा है। तो अरे, तो उसमें ये तो नहीं बताया कि 50% बढ़ जाएगी। हम ये कह रहे हैं, गृह मंत्री ने कल पटल पर बोला है, पटल रिकॉर्ड बोला है। तो ये बिल क्यों ला रहे थे? पटल पे बोल देते, फिर बिल क्यों लेके आए? पटल पे बोलने से कानून बनते हैं क्या? कानून तो ये बिल लेकर के आए, ये कानून होगा कि उनके बोलने का कानून होगा? बोल देते फिर मुंह पे, नहीं है, हम बोल रहे हैं उसको मान लो, हमारी बोली हमारा शासन है। ये कोई बाहुबली पिक्चर चल रही है क्या? बोलने से नहीं चलेगा, कानून के अंदर इंप्लीमेंट करिए, उसको लाइए ना भाई, क्यों नहीं लेके आ रहे? एक मिनट भाई, आप ये कह रहे हैं प्रतीक कि जो डिलिमिटेशन का जो प्रारूप तैयार किया गया, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि ये कहीं मेंशन नहीं कि 50% वर्तमान स्थिति से हर राज्यों के अंदर हम सीटों में इजाफा करेंगे। नहीं है, ये मेरे पास बिल है, ये रहा, ये 86 पेज का बिल है, ये रहा, ये मैं दिखाता हूं आपकी। तो क्या लिखा है इसमें कि 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा? मैं आपको पढ़ के फिर बता देता हूं। द कमीशन, जो कमीशन बना रहा है, द कमीशन शेल ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसर फिगर हैविंग रिगार्ड द प्रीवियस ऑफ द आर्टिकल, ये जो पे हो, और उसके हिसाब से ये 2011 की जनगणना लेंगे। अगर 2011 की जनगणना लेंगे और 50% का क्लोज नहीं है, तो फिर वो जनगणना के हिसाब से साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको कमी होगी। और जनगणना के हिसाब से तो पूरे देश का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ना भाई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिक्किम का अलग होगा, सब का अलग होगा, आपको ये भी सुनना पड़ेगा ना, लगातार आप झूठे तर्क दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही, मेरे पास तो बिल है, आप बता दीजिए भाई। आप बिल पढ़ के आए तो अरे भाई, बिल तो आप पढ़ कर आए हो पूरा, बताइए ना 50% ज्ञान बखा रहे हो। आप बताइए ना कहां है, मैं आपको दे देता हूं, ये लीजिए जितेंद्र भाई, ये बिल की कॉपी आपको दे देता हूं, मैं इनको दे देता हूं, ये पढ़ के बता दीजिए। मैं पढ़ चुका हूं, तो बता दीजिए कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है 50% सीटें बढ़ेंगी, और बढ़कर के ये फिर बगबग लाएगा 850 नहीं होंगी, 815 ही होंगी, 850 की कैपिंग लगाई गई है, जो 550 की कैपिंग थी। देखिए लगातार बढ़ रही है, क्योंकि झूठ का पोल खोलिए, लगातार 850 नहीं, शायद 815 होंगी, 816 होंगी, ये कैलकुलेशन में 816 होंगी शायद, लेकिन ठीक है। भाई 850 लिखा हुआ है बिल में, गृह मंत्री बोल रहे हैं 815, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 816, तो आप बताइए बिल में कुछ और लिखा है, बोला कुछ और जा रहा है, और इसके अंदर आप अगर देना चाहते हैं 50%, तो इसमें लिख क्यों नहीं रहे बताइए? देखिए विजेंद्र जी, एक छोटी सी बात है, छोटे छोटे पॉइंट है, एक मिनट लगातार बोलेंगे, मैं नहीं दूंगा आपकी बात में, एक मिनट विजेंद्र जी, आप क्या बताइए ना, एक मिनट भाई, आप क्या है बताइए प्रतीक, एक मिनट, 2 पॉइंट महत्वपूर्ण। पहला तो ये, अगर बिल के अंदर 50% लिखा ही नहीं कि भाई जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर 50% स्टेट के अंदर इजाफा होगा, लेकिन मैं कल गृह मंत्री को सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं 50% का इजाफा होगा।
पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन, वाकई में गृह मंत्री कह रहे हैं कि 815, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 816 और बिल के अंदर है 850। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं है? देखिए और विजेंद्र जी, 170 आर्टिकल भी, 107 आर्टिकल 170 का कि किसी भी विधानसभा के अंदर 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, सीटें नहीं होंगी। देखिए विजेंद्र जी, एक बात को समझना पड़ेगा, ये जो टेक्निकलिटीज है ना, और इसके अलावा भी, और ये बात सही है जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि एक प्रैक्टिकलिटी और एक आप कह सकते हो कि इसे शायद एक राजनीतिक समझदारी या मजबूरी भी, कि जब आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो तो सीट क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, ताकि कौन सा वर्ग में असंतुष्टि नहीं हो। तो देखिए विजेंद्र जी, जब जिसका समय होता है ना, आपको ध्यान होगा यूपीए के समय में भी आप राज्यसभा में इस बिल को पास करा लिया गया था, लेकिन उसके बाद लोकसभा में लाया ही नहीं गया। क्यों नहीं लाया गया सब जानते हैं कि उसका अंजाम यूपीए के लिए क्या हो सकता था। आज की बात नहीं, करिए एक ना, सेकंड प्रतीक जी, आज की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ना जो आपने कहा सही है। प्रतीक जी पूरी बात तो करने दो। एक मिनट भाई, प्रतीक जी, मैंने आपको राहुल गांधी इंटरप्ट नहीं पर करा। अभी दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई। देखिए प्रतीक जी एकलव्य, अभी करंट सिचुएशन बता रहा हूं मैं। अभी राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है जी, ये अभी की खबर है। अब सोचिए, ये लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग के बीच में सब चल रहा है जी। लखनऊ बेंच है जिसने आदेश दिया। अपनी बात पूरा कीजिए। देखिए विजेंद्र जी, मुझे अल्टीमेटली लगता है कि आज मतलब ये अलग अलग समय पे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक सूझबूझ, समझदारी या जो उनको उससे फायदा हो सकता है वो करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली देश के सामने आज ये प्रश्न है कि हमारी जो आधी आबादी का अधिकार बनता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, दीजिए ना। क्या आज हम उनको वो अधिकार देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? लाइए ना विजेंद्र जी, देखिए हम उस परंपरा और संस्कृति से हैं। पहली बार इसलिए मैंने पहली लाइन, जो प्रोग्राम की मेरी पहली लाइन थी क्लब है, वो यही थी कि भाई नारी शक्ति अधिनियम पारित हो चुका है ना, तो इसे तो वर्तमान स्थिति में भी लागू कर सकते हैं। तो ये नारी शक्ति का अधिकार छीनने जैसी कौन सी बात? सरपंच मैं तो कह रहा हूं, आप ही के देने, हम भी यही कह रहे हैं कि करिए, वर्तमान स्थिति में करिए, करिए ना। कैसे हो सकता है? में करिए। आप ये बताइए, कैसे हो सकता है? पास आपने बिल किया, बिल आपने बनाया, बोला कैसे हो सकता है? क्या बातें कर रहे हैं? 2 महीने पे 2 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं कि अटकाना, लटकाना, भटकाना जो कांग्रेस का चला आ रही है, नहीं, फिर वही रहे। मैं यही कह रहा हूं, इस पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। ये जबरदस्ती के अंदर है ना, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं महिलाओं का। हम बोल रहे हैं लाइए 543 आज लागू करिए, आज लागू करिए ना, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आज 543 क्या है? 543 आज लागू महिलाओं को अधिकार और आरक्षण देना है, दीजिए ना, सीटें कम ज्यादा दीजिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आज के बाद प्रतीक, एक मिनट, आप निमिषा जी से सवाल कर रहे हैं? नहीं, एकलव्य जी, विजेंद्र कि जी, भाई मैं कह रहा ऑब्जेक्टिव हूं महिला कि main आरक्षण को लागू objective- करना है, सीटों को बढ़ाना है, ये उनसे सवाल है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ये प्रश्न तो दोनों तरफ के लिए है ना, कि अगर मेन महिला आरक्षण को लागू करना ही होगा। अगर उनको उनका अधिकार देना है, तो अगर सीट बढ़ा के भी दिया जा रहा है तो कहां दिक्कत है? जितेंद्र भाई, अमित शाह जी है ने ही कहा नहीं। 2029 में लागू होगा, हम कह रहे हैं आज के क्योंकि बाद उसमें राजनीतिक समझदारी ये है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? दिक्कत तो है ही नहीं। आप नारी विरोधी नहीं कर रहे? है, आप नारी विरोधी खुद हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा सारे नारी विरोधी है। आपकी पार्टी ने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया महिला को, आपके आरएसएस के संगठन में आज तक अध्यक्ष भी बनाया। बार बार सब गोल गोल घूमते हैं। एक मिनट प्रतीक, सब बार बार गोल गोल घूम रहे हैं। एक मिनट निमिषा जी, एक मिनट प्लीज, निमिषा जी एक मिनट। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए समझिए मुद्दे को। अगर महिला आरक्षण को लागू करने की बात है तो मेरा पहला सवाल यही था कि क्या करंट सिनेरियो में हम कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता जो हम चाह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह था कि अगर हमें सीटों को बढ़ा के करना है तो क्या हम बाकायदा पहले जनगणना करा सकते हैं और जनगणना के बाद हम परिसीमन आयोग का गठन करके कर सकते हैं? बेसिक सवाल है। 50% का क्लॉज कहेंगे तो पूछिए ना भाई, इस बिल के अंदर 50% का क्लॉज है कहां? मेरे सभा से 86 पेज का संविधान की तो बात कर रहे हैं हम। संविधान से इतर कौन बात कर रहा है? लोकतंत्र, भारत राष्ट्र संविधान से अरे चलता है। मैम, अच्छा मुझे बताइए, संविधान में कहां लिखा है? चलिए, संविधान में अभी तक तो यही लिखा था कि भाई जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अभी तक तो यही लिखा है, लेकिन जनगणना नहीं हुई। बिहार के चुनाव हो गए, और चुनाव हो गए, सारे चुनाव हो गए, लेकिन प्रहलाद शर्मा जी, भाई अब इनको सुन लेते हैं। एक मिनट, प्रहलाद शर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट में प्रहलाद शर्मा जी, क्या वाकई में प्रहलाद शर्मा जी, क्या वाकई में जनगणना के बिना हम जो कुछ कर रहे हैं,
शायद लोकतंत्र में 82 नेता अमेंडमेंट जो की जिसकी हम बात जनभावना कर रहे के अनुसार हैं चलता या है। 131 अमेंडमेंट, जिसमें यह है कि भाई अब जनगणना परिसीमन आयोग के गठन के लिए जरूरी नहीं होगी। जो भी हमारा पुराना डाटा है उसके आधार पर हम कभी भी कर परिसीमन सकते हैं, आयोग का कोई सी भी गठन ले सकते करके हैं। और हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? यहाँ और मैं बिल्कुल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब इसमें जनगणना का देश के अंदर प्रोसेस चल रहा है, जनगणना की आवश्यकता नहीं, परिसीमन के प्रावधान अलग है, जनगणना के प्रावधान अलग है। नहीं 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 और नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं परिसीमन के आर्टिकल लिए 82 ये कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 ये कहता है। वकील साहब को मैं बता दूं, वकील साहब को भी नहीं पता। परिसीमन के लिए आर्टिकल 82 कह रहा है ये। अरे आर्टिकल 82 कह रहा है इसमें मैं तो आपको संविधान पढ़ के आता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हूं, अनपढ़ की तरह नहीं आ जाता हूं, पढ़ के आता हूं। ये रहा 82 आर्टिकल। इसमें जो कंपल्सरी किया गया है, एक मिनट मैम प्लीज, कोई नहीं सुन पा रहा। 82 क्या है बताइए, बताइए 82 क्या है। अरे अरे कोई मैम ऐसी आर्टिकल कानूनी 84 अड़चन नहीं है। 81, 82 और 131। मूर्खों की अरे आप भी बता दिया, बताओ 84 है ही नहीं अरे आर्टिकल। पंचायत का अभी डिलिमिटेड परिसीमन हुआ राजस्थान में। पंचायत का परिसीमन राजस्थान में हुआ है और 2011 की जनगणना के आधार पर ही हुआ है। अब ये पता लग गया अभी। इसमें पार्लियामेंट में अगर जनगणना के आधार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तो इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। नहीं है। अगर ये तो वही वाली बात हुई कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मतलब ये पास नहीं होना देना चाहते बिल को। नहीं फिर नहीं फिर भाई नहीं बाकी कानूनी प्रावधानों में कोई अड़चन नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई 2011 के हिसाब से परिसीमन करने में कोई अपने समस्या नहीं है। राजस्थान में अभी हुआ है पंचायती राज का परिसीमन 2011 की जनगणना के बेस करने में सबसे बड़ी दिक्कत उनको ही होगी। अरे भाई 2011 की जनगणना के आधार पर आपकी बात को कांग्रेस ने कहीं कर रहा उसको हूं, आपत्ति मैं आपकी दर्ज बात नहीं को कराई। रिपीट कर रहा हूं। पहला जी अब मुझे बताया, आपने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन करना और सीटों को बढ़ाने में कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कोई कानूनी अड़चन नहीं कोई है। कानूनी अड़चन नहीं है। बहुत गंभीरता से सवाल कर रहा हूं मैं। हाँ तो फिर मुझे बताइए कि आर्टिकल 82 के अंदर जो मैंडेटरी किया गया है कि भाई आपको परिसीमन आयोग के गठन करने से पहले जनगणना करानी पड़ेगी और उसके लेटेस्ट डाटा के आधार पर परिसीमन करेंगे। 2011 की जनगणना उसको हटाने के लिए तो संशोधन है। 2011 क्या जरूरत है? बिल्कुल हाँ यही है, ऐसा नहीं है यही विजेंद्र जी, मैं बताता हूं यही है। आपको। देखिए विजेंद्र जी, जो लीजिए। 2023 में जो पास किया गया था ना, उसमें भी ये मैंडेट, ये तो मैंडेटेड है ही कि डीलिमिटेशन करना होगा। अब वो डीलिमिटेशन अगर 2011 के सेंसस के अनुसार कर दिया जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, फिर समस्या ये आएगी कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो होगा तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या वेस्ट बंगाल कह रहे हैं उनकी सीट्स उस रेशियो में नहीं बढ़ेंगी। जो 2011 के हिसाब से ही कर रहे हैं, कौन सा 2027 के हिसाब से? और लिखा भी नहीं है बिल में कि 50% बढ़ेगी। कहां कर रहे हैं? नहीं अभी भी नहीं कर रहे। नहीं उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये कर रहे हैं 2011 के हिसाब से भी नहीं कर रहे हैं। अरे विजेंद्र जी सुन तो लें एक बार, अभी वो नहीं, वो ऐसे कर रहे हैं भाई ये तो बता दीजिए 50% कहां लिखा हुआ है इसमें बिल में, रेशियो में बढ़ाया जा रहा है। अरे विजेंद्र जी सुनने तो नहीं बढ़ाया जा रहा, आप बिल में बता दीजिए। बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताइए, देखिए जो बिल पास होगा वही तो कानून बनेगा। बिल्कुल जी, सही है इकलव जी। ऐसा तो नहीं है कि कोई संसद में अगर कुछ कह रहा है तो उसको बिल का हिस्सा मान लिया जाएगा, ये तो नहीं है, नहीं होगा ना। अब मुझे बताइए बिल में कहां लिखा है 50% रेशो में, फ्लैट 50% रेशो के अंदर सब जगह सीटें बढ़ेंगी? ये कहां मेंशन है? मैं समझता हूं कि संसद के पटल से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबने आश्वासन दिलाया है फिर बिल में संशोधन आएगा कि जो हाँ नहीं आएगा संशोधन, हो सकता है कि संशोधन आए। अभी इसके बाद जब बिल पास होगा तो हो सकता है कि संशोधित वे में आप आए। इसी में डालिए ना, हमने प्रपोज किया है कल। बिल पास होते ही संशोधित वे में फिर से टेबल पे आएगा। अरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब हुई थी तो उसके बाद जो मेन प्रारूप पास अरे हुआ अभी था, तो कल उसके दे बाद चुके हैं सांसद। नहीं, उसके कल बाद जो सांसद ये संशोधन जो amendment दे प्रपोज चुके किए हैं। जाते हैं वो क्या नहीं लिए जाते? विजेंद्र भाई कल सांसद अमेंडमेंट दे चुके हैं ये कि आप ये अमेंड कीजिए और जो 170 एक क्लॉज है वो भी अमेंड कीजिए। चलिए शुक्रिया, बिना उसके तो होगा नहीं। नारी शक्ति को यहाँ पर। प्रहलाद जी शुक्रिया, एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल आपने होने के बोलने लिए। का समय नहीं इस दिया डिबेट मुझे। से ही आपको पता चला होगा कि कितना कंफ्यूजन है। लेकिन मानकर चलिए सरकार की मंशा है महिला आरक्षण को लागू करने की, सरकार की मंशा है कि सीटों को बढ़ाया जाए ताकि भागीदारी बढ़े, सरकार की मंशा है कि जो भी आगामी इलेक्शन है उसमें 33% आरक्षण के जरिए माता बहनों को विधानसभा और लोकसभा भेजा जाए। अब उसके अंदर की कितनी पेचीदगियां हैं, कितनी सियासत है, यह बताना मुश्किल है, लेकिन मंशा यही है कि महिलाओं को भागीदारी देनी है 33% आरक्षण की, और इसके लिए जो हो सकता है सबको मिलकर करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम इस भ्रम में न रहे कि हम
देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। Do not hide behind the people of India or behind the armed forces.